So today's topic is about the microbes in sewage treatment. So 11.9 microbes in sewage treatment. So microbes or microorganisms which are present in sewage water. So means microorganisms, we can use microorganisms to treat the sewage water. Okay. तो सीवेज का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय सीवेज? सीवेज मीन्स व्हाट? मैटर कैरिड ऑफ इन ड्रेनेज। जो ड्रेनेज में मैटर होता है वाटर के साथ उसको बोलते हैं सीवेज। मैटर इन ड्रेनेज इज कॉल्ड एज सीवेज। ओके, मैटर कैरिड आउट इन ड्रेनेज is called as sewage. So it is municipal waste containing human excreta, household waste, dissolved organic matter, even pathogenic microbes like bacteria, virus, protozoa, nematodes and microfungi. तो ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, इस म्यूनिसिपल वेस्ट में अलग अलग तरह के वेस्ट मटेरियल होते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट होता है मतलब जो पूरे शहर का पूरा करकट या पूरा पानी जो होता है उसमें क्या क्या हो सकता है? तो उसमें हो सकता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसके बाद हाउस होल्ड वेस्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल होता है, डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। उसके बाद पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से ये जो है ये अलग अलग जो सब्सटेंसेस है वो प्रेजेंट होते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में। तो ये जो है इसमें और क्या क्या हो सकता है? तो डिस्चार्ज ऑफ हॉस्पिटल, डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से जो वाटर डिस्चार्ज होता है वो होता है। उसके बाद स्लॉटर हाउस वेस्ट, कौन कौन से वेस्ट होते हैं? तो डिस्चार्ज हॉस्पिटल वाटर, देन स्लॉटर हाउस वेस्ट। स्लॉटर हाउस मतलब जहाँ पे कैटल जो है उनको काटा जाता है, तो कत्ल खाना। यहाँ पे काटा जाता है मतलब कैटल्स को काटा जाता है, मारा जाता है और उसको मारने के बाद उसका जो मीट होता है वो मीट पैक किया जाता है कैन एयर टाइट डिब्बे में, पैक्ड इन एयर टाइट कैन, या उसकी चमड़ी यूज की जाती है। तो जो कैटल्स होती है या मतलब कैटल्स में सभी प्राणी आते हैं, जैसे कि एनिमल्स आते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, काउ, बफेलो। दीज एनिमल्स कैन बी किल्ड फॉर द पर्पज ऑफ what we say leather. Okay. For the purpose of leather, these cattle are killed in a slaughterhouse, and that slaughterhouse waste is nothing but the which is collected to the river. Okay. Then animal dung. तो एनिमल डंग मतलब एनिमल का वेस्ट, एनिमल डंग
इसमें काऊ डंग होता है, ओके, बफेलो डंग होता है, गोट डंग हो सकता है। तो ये सभी जो है म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब इस कैटेगरी में आते हैं कि जो वेस्ट वाटर होता है, सीवेज मतलब मैटर कैरिड आउट इन ड्रेनेज। तो गटर जो होती है, गटर में जो सीवेज वाटर छोड़ा जाता है उसमें क्या क्या हो सकता है, तो उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा, हाउसहोल्ड वेस्ट हो सकता है, देन डिस्चार्ज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, डिजॉल्व ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, सॉरी, पैथोजेनिक माइक्रोब हो सकते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट वाटर हो सकता है, स्लॉटर हाउस का वेस्ट होता है जिसमें कैटल्स को मारा जाता है, गाय भैंस को, और उसकी जो चमड़ी है उससे चमड़े की चप्पल या जूते या ऐसे बनाए जाते हैं, मतलब लेदर जो प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं। एंड एनिमल डंग होता है। तो इस तरह से ये जो है ये यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी जो वेस्ट निकलता है वो भी इसमें आएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, okay. Industrial waste, that industrial waste contains the toxic, dissolved organic and inorganic chemicals. In that industrial waste, organic and inorganic waste material is there. So it is toxic in nature. Toxic, organic and inorganic waste material is present in industrial waste. Okay. So it also adds to sewage. तो इस तरह से ये अलग अलग तरह का जो माइक्रो हम मेन टॉपिक में नहीं आए हैं अभी। तो हमारा मेन टॉपिक जो है कि माइक्रोब्स कैसे यूज कर सकते हैं हम सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो उसमें सीवेज जो होता है वो होता है मैटर विच इज कैरिड आउट इन ड्रेनेज, एंड बहुत तरह के वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये सभी तरह के वेस्ट मैटर गटर में मिलते हैं। तो ये जो वाटर है वो रिवर में जाता है अल्टीमेटली, और रिवर में जाने के बाद वो वही वाटर हम फिर से कंज्यूम करते हैं पीने के लिए, क्योंकि वही वाटर जमीन में जाके सॉइल में जाके फिर से हमको मिलता है। ओके, तो ये ये जो है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ कि वेस्ट कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें और दूसरा जो पॉइंट है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ सीवेज। तो सीवेज का क्या कॉम्पोजिशन है वो हम देखेंगे। कॉम्पोजिशन जो है सीवेज का, क्या कॉम्पोजिशन होता है सीवेज का, तो 99%, 99.5, 99.5% टू 99.9% तो वाटर ही रहता है उसमें, ओके, और 0.1 टू 0.5% जो होता है वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इसमें। तो सस्पेंडेड एंड सोल्यूबल फॉर्म ये जो होते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये सस्पेंडेड मतलब फ्लोट करते हैं वो पानी के ऊपर, सस्पेंडेड या सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं। एक तो वो घुले हुए होते हैं, डिजोल्व होते हैं, या वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो 0.1 या 0.5% वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मैटर एक तो ऊपर तैरते हैं, या दूसरी बात वो सोल्यूबल फॉर्म में रहेंगे। तो कॉम्पोजिशन जो है सीवेज का वेरीज होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेस्ट डिस्चार्ज इनटू वाटर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो अलग अलग तरह की जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके ऊपर सीवेज का कॉम्पोजिशन होता है। तो कॉम्पोजिशन जो है वो डिपेंड होता है डिफरेंट इंडस्ट्री के वेस्ट पे। डिफरेंट इंडस्ट्री जो होती है उसके ऊपर सीवेज का कॉम्पोजिशन डिपेंड होता है। ठीक है,
तो जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक एग्जांपल है। दूसरे बहुत सारे जैसे कि केमिकल्स इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, कैनिंग कैनिंग मतलब डिब्बों में पैक करना, ब्रीडिंग मतलब बियर वगैरह बनाना, मीट पैकिंग मतलब मांस मच्छी को पैक करना प्रोसेस करके, टैनरी मतलब चमड़े की इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी एंड मीट इंडस्ट्री। तो ये सभी जो अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज है, इनका वेस्ट मटेरियल अलग अलग तरह का होता है, और ये वेस्ट मटेरियल अलग अलग तरह का होने से ये जो रिवर में छोड़ा जाता है या जो कुछ भी वाटर सोर्स होगा उनमें छोड़ा जाता है, उनका कॉम्पोजिशन डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ सीवेज। तो सीवेज का ये कॉम्पोजिशन है, और रिवाइज करते हैं हम कि सीवेज में 99% वाटर होता है, वो 0.1 to 0.5% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। तो ये जो होते हैं एक तो सस्पेंड करेंगे या वो सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, पूरी तरह से डिजॉल्व होते हैं। सीवेज कॉम्पोजिशन जो है वो वेरीज करता है, डिफरेंट इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। तो अलग अलग तरह के जो इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड रहता है कॉम्पोजिशन। जैसे कि टेक्सटाइल अलग अलग तरह के मैंने जो इंडस्ट्रीज बताए उनका वेस्ट मटेरियल अलग अलग तरह का निकलेगा, और उसके ऊपर वो सीवेज का या ड्रेनेज का कॉम्पोजिशन डिपेंड रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज। तो सीवेज में कौन कौन से तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो हम देखेंगे। तो कौन कौन से तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सीवेज में? So there are various types of microorganisms are present in sewage, just like bacteria, viruses, fungi, protozoa, nematodes, algae. So these are different type of microorganisms which are present. So their number type fluctuate depending upon the composition and source of sewage. तो different types जो होते हैं माइक्रोब्स के, वो डिपेंड होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो डिपेंड्स अपॉन, तो वो डिपेंड होते हैं सीवेज के कॉम्पोजिशन में एंड सोर्स, सीवेज का सोर्स। तो सीवेज के वो कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एंड सीवेज का जो सोर्स है मतलब इंडस्ट्रियल सोर्स, इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये सोर्स टैनरी इंडस्ट्री से है तो अलग तरह का वेस्ट मटेरियल रहेगा, और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो भी अलग तरह के। अगर वो मिल्क इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कैनिंग या ब्रीडिंग या मीट पैकिंग इंडस्ट्री है, तो उसका सीवेज का भी कॉम्पोजिशन अलग होगा और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट होगी। तो रॉ मटेरियल, रॉ सीवेज जो है वो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उसमें। रॉ सीवेज में कंटेन्स मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पर एमएल। तो जो रॉ सीवेज मतलब रॉ मटेरियल वॉश ऑफ करने के लिए जो यूज किया जाता है वाटर, और उससे जो गंदा पानी निकलता है उसको रॉ सीवेज बोलते हैं। तो ये जो रॉ सीवेज है इसमें बैक्टीरिया जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया पर एमएल कितना होगा वो इसमें गिना जाता है। बैक्टीरिया पर एमएल में गिना जाता है इसमें। तो ये जो बैक्टीरिया होता है रॉ सीवेज में, कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? तो इसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो इंटेस्टाइन में मिलते हैं हमारे। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है इकोलाई, हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। देन फिकल स्ट्रेप्टोकोकाई, तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई, कोकाई मतलब राउंड शेप और स्ट्रेप्टो मतलब स्ट्रेट चेन। तो जो ऐसे राउंड शेप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और वो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेट सर्कुलर, ये फोकस शेप होता है इसका। सिकल मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, ह्यूमन वेस्ट मटेरियल,
उसमें वो पाए जाते हैं, इस वजह से इनको इको स्ट्रेप्टोकोकाई नाम है। तो रॉ सीवेज में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो हम देख रहे हैं। तो रॉ सीवेज में बैक्टीरिया पर ml ऐसे गिना जाता है या मेजर किया जाता है। तो कॉलीफॉर्म जो है वो इंटेस्टाइन में मिलता है, तो उसका एग्जांपल है इकोलाई। और फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो वेस्ट मटेरियल होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा जैसे कि एग्जांपल है। तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई मिलते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकाई का मीनिंग होता है कि स्ट्रेट चेन वाले सर्कुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सिंगल नहीं होते, मोनोकोकस बोलते हैं सिंगल को, ये स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, हमेशा चेन में पाए जाते हैं, एक दूसरे को अटैच होते हैं। आपने कुछ डायग्राम भी देखी होगी इसकी स्ट्रेप्टोकोकाई की। तो अनएरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस, तो कुछ बैसिलस भी होते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस, स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस होते हैं अनएरोबिक, मतलब उनको एयर की जरूरत नहीं है। अनएरोबिक मतलब विदाउट एयर, विदाउट। तो इस तरह से ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि ये जो स्पोर फॉर्मिंग एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या बैसिलस है, तो बैसिलस का जो शेप होता है वो बैसिलस का शेप इस तरह से होता है, इस तरह से होता है बैसिलस। ये बैसिलस है और ये फोकस है। तो ये बैसिलस इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल ट्रैक में पाया जाता है। जैसे कि इकोलाई भी एक प्रकार का कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, कोलॉन में मिलता है, कोलॉन मतलब इंटेस्टाइन। तो इसको कॉलीफॉर्म नाम कैसे पड़ा, तो कोली मतलब कोलॉन एंड कोलॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में इकोलाई, स्टर्चिया कोलाई मतलब कोलॉन, कोलॉन में पाया जाता है। और इंटेस्टाइन जो है कोलॉन नाम है उसका दूसरा, तो इस वजह से इसको इकोलाई बोलते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज में पाए जाते हैं। जैसे कि सीवेज में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट टाइप के, वो डिपेंड होता है सीवेज के कॉम्पोजिशन पे और सोर्स, जो इंडस्ट्रियल सोर्स होता है या अलग अलग तरह का जो सोर्स होता है, जैसे कि हाउस होल्ड है या कुछ अलग तरह के टैनरी, मिल्क इंडस्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, अलग अलग तरह के जो सोर्सेस होते हैं उनसे अगर वो वाटर आता है या ड्रेनेज आता है तो उसका अलग तरह का कॉम्पोजिशन भी होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें अलग तरह के पाए जाते हैं। तो रॉ सीवेज जो है वो मेजर किए जाते हैं बैक्टीरिया पर एमएल में। तो 1 ml में कितने बैक्टीरिया ऐसे गिने जाते हैं, मेजर किए जाते हैं, जिनसे उनको वाटर में टोटल कितनी संख्या हो सकती है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि पूरा का पूरा वाटर में से मेजर तो नहीं कर पाएंगे बैक्टीरिया, तो एक प्रकार का अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं हम पर एमएल का काउंट निकाल के। तो रॉ सीवेज में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो पहला जो होता है वो होता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये कोलन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है और उसका एग्जांपल है इकोलाई। फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, ये स्ट्रेट चेन वाले बैक्टीरिया होते हैं सर्कुलर, और ये वेस्ट मटेरियल में पाए जाते हैं ह्यूमंस के। तीसरा जो बैक्टीरिया वो है स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस, इसका शेप ऐसे होता है और ये अनेरोबिक और एनवायरमेंट में ग्रो होते हैं। अनेरोबिक का मीनिंग होता है विदाउट द एयर। So before wastewater is made available for human use, it has to be treated properly. तो अगर ये जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर अगर फिर से यूज करना है, वेस्ट वाटर अगर रीयूज करना है ह्यूमंस में, तो ये वेस्ट वाटर का अच्छे से ट्रीटमेंट होना चाहिए, ट्रीटेड प्रॉपरली, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए, जिससे कि उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिमूव किए जा सकते हैं। उसमें जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, पैथोजेंस है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो प्रॉपर तरीके से रिमूव किए जा सकते हैं। क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो केमिकल्स या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो अगर हमारे बॉडी के अंदर गए तो हमको हार्म पहुंच सकता है, इस वजह से वो निकालना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट
की जानी चाहिए। तो ये कैसे की जाएगी सीवेज ट्रीटमेंट, तो उसके कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स हम अब सीखने वाले। तो ये आपको आशा है कि ये आपको टॉपिक पूरा का पूरा समझा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है स्टेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, स्टेप्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट और स्टेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसमें सीवेज ट्रीटमेंट जो है इसके 4 स्टेप्स है। पहले मैं स्टेप्स लिख के आपको बताता हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। सेकंड जो है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट। थर्ड जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड लास्ट वाला टर्शरी ट्रीटमेंट। तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज मतलब ड्रेनेज वाटर जो है उसको अगर हमको अच्छा करना है, इसमें से जो वेस्ट मटेरियल है, अलग अलग तरह के हमने वेस्ट मटेरियल देखे, तो वो वेस्ट मटेरियल अगर हमको निकालने क्यों है, क्योंकि वो जो सीवेज वाटर है वो फिर से हम यूज कर सकते हैं, रीयूज उसको कर सकते हैं। और अगर रीयूज करना है तो उसको पहले अच्छा करना होगा या उसको प्यूरिफाई करना होगा। तो उसके लिए प्रिलिमिनरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी। तो बढ़ते हैं पहली स्टेप की तरफ कि प्रिलिमिनरी स्टेप क्या है। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चेंबर होता है। प्रिलिमिनरी स्टेप के 2 है पार्ट या 2 सब स्टेप है उसमें है स्क्रीनिंग वाला पार्ट एंड दूसरा है ग्रिड चेंबर। ये हम देखेंगे कि स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चेंबर का क्या है। तो पहला जो पार्ट है वो हम देखेंगे स्क्रीनिंग में क्या होता है। तो स्क्रीनिंग जो है, सीवेज एंड वेस्ट वाटर कंटेन प्लेंटी ऑफ सस्पेंडेड फ्लोटिंग मटेरियल। तो सीवेज वाटर में बहुत सारे सस्पेंडेड या फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं। तो कुछ जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें, तो वो डिजॉल्व होते हैं। ओके, सॉलिड पार्टिकल्स अलॉन्ग विद डिजॉल्व सब्सटेंसेस। पोर्स जो है वो कुछ मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये बहुत सारा जो मटेरियल है जो कि हम स्क्रीन कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं कि सस्पेंड कर रहा है वो मटेरियल। तो कुछ मटेरियल वो पानी में तैरता होगा, प्लास्टिक के बैग वगैरह, पॉलीथीन के बैग या जो थर्माकोल है या बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, सब्जियों के जो पत्ते होते हैं या प्लांट पार्ट, काउडंग, जो रॉक्स होते हैं अलग अलग तरह के, तो ये सब मटेरियल जो है इसको हम स्क्रीन आउट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन आउट कैसे करेंगे, तो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स आर फिल्टर्ड एंड स्क्रीनिंग जो है वो करते हैं फिल्ट्रेशन, फिल्टर्ड आउट, फिल्टरिंग से करते हैं स्क्रीनिंग आउट। फिल्टर करते हैं और ये जो मैंने पहले बताया वो रिमूव कर सकते हैं, रिमूव द सब्सटेंसेस, फिल्टर्ड एंड। तो ये स्क्रीनिंग चेंबर में किया जाता है। समझो ऐसे चेंबर्स होते हैं जहाँ पे ऐसे फिल्टर लगाए होते हैं, यहाँ से फ्लो देते हैं पानी का। यहाँ से समझो ऐसे वाटर आया, ये वाटर ये फिल्टर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल है यहाँ पे अटक जाएंगे और वाटर आगे चला जाएगा। ये तो वर्टिकल है, तो हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं मॉडल तैयार। समझो ये टैंक है, ऊपर से वाटर डाला जाता है, जो पार्टिकल्स है ऊपर रह जाएंगे, कोर्स पार्टिकल, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल है ऊपर चले जाएंगे, नीचे जो वाटर है वो निकल जाएगा। ये मॉडल से ये मॉडल अच्छा है।
तो ये वाटर निकल जाएगा, नीचे पाइप होगा, एक पाइप से दूसरे टैंक में वाटर जाएगा, पाइप से दूसरे टैंक में वाटर चला जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे फिल्टर लगाया होगा, ये फिल्टर में जो मोटे मोटे पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स, वो अटक जाएंगे। These are trapped in filter. These are trapped in filter. तो फिल्टर में ट्रैप होने से जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा और वाटर नीचे मूव होगा ग्रेविटेशन से और एक दूसरी टैंक में वो कलेक्ट किया जाएगा, दूसरी टैंक में वो कलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से स्क्रीनिंग जो है वो होती है। ये स्क्रीनिंग चेम्बर है, इसको बोलेंगे, डायग्राम नहीं दी आपसे इसमें, तो ये है स्क्रीनिंग चेम्बर। नोटबुक में ये डायग्राम निकालो, ये मत निकालो, ये वर्टिकल मॉडल है, ये टेल है मॉडल, क्योंकि यहाँ पे अटक गया तो पानी इधर नहीं जाएगा, पानी इधर नहीं जाएगा, जैम हो जाएगा। ये तो ये फिजिकली यहाँ से ऐसे पूरा छान के निकाल सकते हैं बाहर, फिर से वाटर डालेंगे तो ये अटक जाएगा, फिर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक कुछ पाइप होगा, तो यहाँ से ड्रेन आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम होता है। सीवेज वाटर इज पास थ्रू द स्क्रीन और नेट इन चेम्बर। तो ये जो नेट या फिल्टर जो लगाए होते हैं उसे वो पास किए जाते हैं। तो लार्जर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स आर हेल्ड बैक इन स्क्रीनिंग चेम्बर। तो स्क्रीनिंग चेम्बर में अटक जाते हैं, मैंने बोला, जो बुक में आपसे डिस्क्रिप्शन दिया है वही है मैंने जो बोला है। सो दीज हैव टू रिमूव बिफोर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने से पहले ये जो मोटे मोटे पार्टिकल्स या मोटे मोटे जो सब्सटेंसेस होते हैं पानी में या सीवेज वाटर में, वो निकाले जाते हैं और जो मतलब जो दिखने वाली गंदगी है वो निकाली जाती है, पहले ट्रैप की जाती है फिल्टर की सहायता से। तो इस तरह से ये स्क्रीनिंग चेम्बर का पॉइंट था। तो आगे वाला जो है वो है ग्रीटिंग चेम्बर। तो ग्रीटिंग चेम्बर में क्या होता है, तो स्क्रीनिंग चेम्बर से जो वाटर निकला गया है, आफ्टर स्क्रीनिंग फिल्टर सीवेज इज देन पास इनटू सीरीज ऑफ ग्रिट चेम्बर। तो ये जो फिल्टर किया हुआ पहले इसमें जो स्क्रीन आउट किया हुआ जो वाटर है वो ग्रिट चेम्बर में स्क्रीन आउट और किया जाता है। फिल्टर्ड सीवेज जो है, ये देखेंगे हम पॉइंट, filtered sewage is then passed into series of grit chambers। तो ऐसे सीरीज होती है ग्रिट चेम्बर्स की, वो ग्रिट चेम्बर से सीरीज मतलब लगातार एक के बाद एक ऐसे ग्रिट चेम्बर्स होते हैं। तो दीज चेम्बर्स कंटेन लार्ज स्टोन्स। ओके, तो इसमें स्टोन्स होते हैं, लार्ज स्टोन्स। तो ये हॉरिजॉन्टल निकालने के बजाय हम उसको वर्टिकल निकालेंगे। तो इसमें ऐसे कुछ स्टोन्स डाले जाते हैं, लार्ज स्टोन्स डाले जाते हैं इसमें। तो ये है लार्ज, और ये जो है ये ग्रिट चेम्बर, ये और ये भी ग्रिट चेम्बर्स है, सभी 4 ग्रिट चेम्बर्स है यहाँ पे। तो जो स्क्रीनिंग में जो वाटर फिल्टर हुआ है, स्क्रीनिंग में हमने
फिल्टर किया ड्रेनेज वाटर को, तो ये फिल्टर वाटर जो है वो डाला जाता है यहाँ पे। मतलब स्क्रीनिंग में जो फिल्टर वाटर निकलता है वो डाला जाता है यहाँ पे। तो क्या होगा फिर, टेबल्स बोलते हैं उसको, लार्ज स्टोन को क्या बोलते हैं, पेबल्स। तो ब्रिक बैलेस्ट, इसको लार्ज स्टोन डाले जाते हैं, या ब्रिक, ब्रिक मतलब ईट, ईटें भी डाली जा सकती है। ब्रिक बैलेस्ट, बैलास्ट भी डाला जा सकता है। तो कोर्स पार्टिकल ऑफ कोर्स पार्टिकल सेटल डाउन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से कोर्स पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाते हैं नीचे की तरफ। ओके, सेटल डाउन बाय ग्रेविटी, thus passage of filtered sewage remove much of the coarse particulate matter। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे अगर वाटर भरा जाता है तो यहाँ पे जो कोर्स पार्टिकल है वो ऐसे जमा हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ओके, तो ये अलग अलग तरह की सीरीज है। तो ये यहाँ से वाटर आ सकता है, यहाँ से वाटर आ सकता है, यहाँ से भी वाटर आ सकता है, इस तरह से ये है। तो ग्रेविटी की वजह से कोर्स पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं और वो स्टोन में अटक जाते हैं। Thus passage of filter sewage removes much of the coarse particulate matter। इस तरह से ये जो है वो होता है। तो हमने दो स्टेप देखे, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट जो है ये दो स्टेप हमने देखे। पहला स्टेप जो है वो है स्क्रीनिंग और दूसरा स्टेप जो है वो है ग्रिट चेम्बर्स में वो डाला जाता है और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आता है। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करनी है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को बोला जाता है फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल। तो आफ्टर द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के दो स्टेप्स है, स्क्रीनिंग और ग्रिड चेम्बर वाला पार्ट। तो उसके बाद प्राइमरी स्टेप, प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है जिसमें फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आफ्टर द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट द सीवेज वाटर इज पम्प्ड इनटू द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में या फिजिकल ट्रीटमेंट में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है, तो जो सीवेज वाटर है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट से प्राप्त किया हुआ जो सीवेज वाटर है वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाए। सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर ऑकर इन दिस टैंक। तो नाम से ही पता चलता है कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठना। तो हम अगर पानी में कुछ गंदगी होगी या धूल होगी तो हम क्या करते हैं, उसको स्टेबल करते हैं, स्टेबल करने से वो नीचे बैठ जाता है। तो सेडिमेंटेशन टैंक जो है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो सेडिमेंट होते हैं या नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन होता है। तो ऐसा जो सेडिमेंटेशन टैंक है इसमें वाटर को स्टेबल किया जाता है। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे सॉलिड पार्टिकल्स, ओके, वो ऐसे नीचे आ जाएंगे। गंदगी नीचे धूल के कण जो होते हैं ऐसे नीचे बैठ जाएंगे तले की तरफ। एट द बॉटम दीज सॉलिड पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर इज सेटल डाउन विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन।
सेडिमेंटेशन का मीनिंग होता है कि ग्रेविटेशन से गंदगी नीचे बैठती है। सेडिमेंटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेडिमेंटेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में होता है। तो 50 to 70% सॉलिड जो है वो सेटल हो जाता है, लगभग 50 to 70% सॉलिड जो है वो सेटल हो जाते हैं और 30 to 40% कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म का रिडक्शन होता है। 30 to 40% इकोलाई जो है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, उसका रिडक्शन होता है। तो द ऑर्गेनिक मैटर विच इज सेटल डाउन इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज। तो ये जो नीचे बैठा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। इस पोर्शन को बोलते हैं प्राइमरी SLUD स्लज, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। तो विच इज रिमूव्ड मैकेनिकली, ओके, ऑपरेटेड डिवाइस से मैकेनिकली ये रिमूव किया जाता है। रिमूव्ड मैकेनिकली, रिमूव्ड मैकेनिकली बाय ऑपरेटेड डिवाइस। एंड जो सुपरनेटेड होता है, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो प्राइमरी स्लज होता है और ऊपर वाला जो वाटर बचा रहता है उसको बोलेंगे सुपरनेटेंट। तो नीचे जो सेटल हो जाते हैं गंदगी उसको प्राइमरी स्लज बोलते हैं। वो प्राइमरी स्लज मैकेनिकली हम रिमूव कर सकते हैं और ऊपर जो वाटर बचता है उसको बोलते हैं सुपर नटन। बोलते हैं सुपर नटन, या उसको इफ्लुएंट भी बोल सकते हैं। वाटर ही रहता है वो, तब जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर वाला जो पानी होता है या वाटर होता है उसको सुपर नटन बोलते हैं। इफ्लुएंट भी उसको बोल सकते हैं। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो अभी ये समझो हो गया, फिर भी हमको ऐसा लगेगा कि ठीक है वाटर तो भी प्यूरिफाई हो गया, पर उसमें और डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो ऐसे सेडिमेंटेशन से नहीं निकलते। स्टिल that sedimentation tank contains a large amount of dissolved organic matter and microorganisms, so which can then be removed with the help of secondary treatment। तो ये आपने देखा अच्छे तरीके से तो कैसे प्रोसेस होती है कि मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। प्राइमरी treatment is also called as physical treatment. That physical treatment, in that physical treatment, what happens? So the water which is pumped out from the preliminary screening or treatment is pumped out into the primary sedimentation tank. So this is the primary sedimentation tank. In that the particles, solid organic matter, solid particles and organic matter settle down due to the gravity, and that is called as sedimentation. So here the settled part at the bottom, that part is called as primary sludge, and that primary sludge are removed mechanically with the help of operated device. That 50 to 70% solids are settled down in this process, and about 30 to 40% of E. coli can be removed from the water, or there is a reduction in E. coli, number of E. coli, 30 to 40% E. coli can be reduced. So that the upper portion of that sedimentation tank or the water which is present over the primary sludge is called as supernatant. Is called as supernatant. Okay. So in that way, but still this supernatant contains the microorganisms and dissolved organic matter. Okay, so these primary sludge contains semi-dissolved matter, organic matter, but some organic matter dissolve thoroughly, completely.
So such dissolve matter and microorganisms which are not settled down. So in secondary treatment, these microorganisms can be removed. So in secondary treatment, so secondary treatment is also called as biological treatment. तो क्या होता है, ये बायोलॉजिकल नाम से ही पता चलता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद ली जाती होगी। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद ली जाती होगी। तो अभी देखो, हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या मिला है, प्राइमरी इफ्लुएंट मिला है, जो सुपरनटन है वो मिला है। तो ये जो है प्राइमरी इफ्लुएंट जो मिला है हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट में, ये पास किया जाता है एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में ऐसे एक नली होती है जिससे कंटिन्यूअस बबल आते हैं, तो ऊपर जाते हैं वो बबल, ऐसे डाला जाता है प्राइमरी इफ्लुएंट में और कंटिन्यूअस एरिएशन होता है। कंटिन्यूअस एयर पास किया जाता है इस टैंक से। इसका रीजन है क्यों करते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे एजिटेशन भी होता है, तो एजिटेशन के लिए कुछ ऐसे पंखे टाइप बैठाए हुए होते हैं। तो वाटर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए और ऑक्सीजन उसमें अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए। इस वजह से कुछ पंखों की सहायता से, मतलब वो जो फ्लोटिंग पंखे होते हैं वो यूज किए जाते हैं, तो वो वाटर को कंटिन्यूअस जैसे मिक्सर होता है इस तरीके से वाटर को अच्छे तरीके से वो एक दूसरे को ऑक्सीजन या एयर को वो डिजोल्व करते हैं वाटर में। तो एयर इज पंप इनटू इट, एयर को पंप करते हैं, उसके बाद एजिटेशन करते हैं उसका। एजिटेशन मतलब कुछ मैकेनिकली पंखे लगाए होते हैं, तो वाटर को कंटिन्यूअसली गोल गोल घुमाते हैं, तो उससे जो वाटर में एयर हम पास करते हैं तो कंटिन्यूअसली डिजोल्व होता है। तो ये सब एक्टिविटी करने की जरूरत क्यों है, तो ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे, तो वो बैक्टीरिया होंगे एरोबिक बैक्टीरिया। प्राइमरी इफ्लुएंट में होंगे एरोबिक बैक्टीरिया। अभी नाम से पता चलता है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको एयर की जरूरत होगी ग्रो होने के लिए, एयर की जरूरत होगी ग्रो होने के लिए। तो ऐसे बैक्टीरिया की जिनको बढ़ने के लिए या ग्रो होने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है, ऐसे बैक्टीरिया को एरोबिक बैक्टीरिया बोला जाता है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली एरिएशन कर रहे हैं, तो एयर उसमें पास कर रहे हैं और एयर डिजोल्व हो रहा है वाटर में कंटिन्यूअसली। तो इस वजह से ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है इनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि हम एयर पास कर रहे हैं वाटर में। ओके, तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये विगरसली ग्रो होते हैं, क्योंकि हम एरिएशन कर रहे हैं, ग्रोथ विगरसली, और ये बनाते हैं फ्लॉक्स। तो ये फ्लॉक्स क्या होते हैं, तो फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय स्लाइम। मासेस ऑफ बैक्टीरिया मतलब चिपक जाते हैं बैक्टीरिया एक दूसरे से, मासेस ऑफ बैक्टीरिया बाय स्लाइम। स्लाइम मतलब एक स्टिकी पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, वो स्टिकी सब्सटेंस से वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं, स्टिकी सब्सटेंस से वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लॉक्स। तो ये बैक्टीरिया के बारे में है। फंगस जो हैती है वो मेश लाइक मासेस बनाते हैं। तो ये जो फ्लॉक्स है ये बैक्टीरिया के बारे में है। एंड मेश लाइक मासेस जो है, मेश लाइक मासेस जो बनाते हैं वो फंगस बनाते हैं। फंजाई मेक मेश लाइक मासेस।
तो इनसे फिर ये क्लॉक या मेश लाइक मासेस के वजह से इनमें ये जो वाटर है इसमें गाढ़ा बनाता है थोड़ा, मतलब ये बैक्टीरियल ग्रोथ होती है इस वजह से। तो ये फ्लॉक्स तैयार होने से क्या होगा कि तो ये फ्लॉक्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ने से और फ्लॉक तैयार करने से ये जो ये प्राइमरी इफ्लुएंट में जो ऑर्गेनिक मैटर है, प्राइमरी इफ्लुएंट का जो ऑर्गेनिक मैटर था, मैंने बोला प्रीवियसली कि दो चीजें बची है ऐसे कुछ बैक्टीरिया की जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में खत्म नहीं हुए हैं, और कुछ ऑर्गेनिक मैटर है जो डिजोल्व हुआ है, ज्यादा डिजोल्व हुआ है, कंप्लीटली डिजोल्व हुआ है। तो वो ऑर्गेनिक मैटर हमको रिमूव करने के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट करनी है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहले स्टेप हम लगाएंगे कि प्राइमरी इफ्लुएंट एरिएशन टैंक में डालेंगे। एरिएशन टैंक में कंटिन्यूअसली एजिटेशन होता रहेगा, मतलब कंटिन्यूअसली एयर हम इस वाटर में से पास करते रहेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट में से पास करते रहेंगे, और कुछ मैकेनिकल रोटेटर होते हैं, रोटेटर की मदद से वाटर कंटिन्यूअसली एजिटेशन करते हैं हम वाटर में, उससे जो एयर है वो अच्छे से डिजोल्व होता है वाटर में, और उस वजह से एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। तो एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जिन बैक्टीरिया को एयर की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए, तो वो अच्छे से ग्रो होते हैं एजिटेशन से और फ्लॉक तैयार करते हैं बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे को चिपक जाते हैं, स्लाइम मतलब स्टिकी सब्सटेंस से, और उसको बोलते हैं फ्लॉक। तो फंगस के बारे में जो कहा जाता है वो मेश लाइक मासेस इसको बोला जाता है, फ्लॉक नहीं बोला जाता। ठीक, तो ये सब करने की जरूरत क्यों है कि ये जो फ्लॉक्स है बैक्टीरिया के, ये फ्लॉक्स क्या करेंगे, जो वाटर में प्राइमरी इफ्लुएंट में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो डाइजेस्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट करेंगे। ओके, तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर हो गया अभी डाइजेस्ट। तो ऑर्गेनिक मैटर का जो पार्ट है बहुत सारा, these aerobic microorganisms consume the major part of organic matter। ऑर्गेनिक मैटर का जो मेजर पार्ट है वो कंज्यूम करते हैं इफ्लुएंट में से, और वो और ग्रोथ होती है, इनकी ग्रोथ और होती है क्योंकि उनको खाना मिल गया, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो खाना उनको मिल गया। तो इससे क्या होता है, तो वो खाना पचाने के लिए एक तो ऑक्सीजन प्लस ये ऑर्गेनिक मैटर ऐसे दोनों का यूज करेंगे। तो प्राइमरी इफ्लुएंट में से जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको अगर पचाना है तो एरोबिक बैक्टीरिया एयर से ऑक्सीजन लेंगे और ऑर्गेनिक मैटर को पचाएंगे, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो कम होता जाएगा। तो इसमें इस डाइजेशन की वजह से क्या होगा, अगला स्टेप, ये जो डाइजेशन है ये कैसे हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्लस ऑक्सीजन ऐसे हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर, और ये हो रहा है डाइजेशन। तो इसमें ये जो ऑक्सीजन है इफ्लुएंट में से उसकी लेवल क्या होगी, रिड्यूस होगी। ऑक्सीजन की लेवल जो है वो रिड्यूस, तो जो वाटर में ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर कॉल्ड एज BOD, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ तो उसका अल्टीमेटली क्या होगा फिर लास्ट में, तो BOD जो है वो भी रिड्यूस होगा, BOD भी रिड्यूस होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ इफ्लुएंट इज रिड्यूस।
तो इस तरह से सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंप्लीटली मैंने बताया इलैबोरेट करके। ये चार्ट की मदद से पूरी प्रोसेस आप ध्यान में रख सकते हो, आपको टेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से हम प्राइमरी इफ्लुएंट मिलता है वो हम एरिएशन टैंक में डालते हैं, कंटिन्यूसली एजिटेशन करते हैं और एरिएशन करते हैं। इसकी वजह से एरोबिक अनएरोबिक बैक्टीरिया बढ़ते हैं, सॉरी एरोबिक बैक्टीरिया बढ़ते हैं और वो बढ़ने से उसके फ्लॉक्स तैयार होते हैं, फंगस हुए तो मेश लाइक मासेस तैयार होते हैं। तो ये जो फ्लॉक्स है ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है बड़े हुए एरोबिक बैक्टीरिया वो जो प्राइमरी इफ्लुएंट में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेस्ट करते हैं मतलब क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर और वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के दौरान एक बात होगी कि ऑक्सीजन यूज होगा तो ऑक्सीजन की लेवल कम होगी तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीजन जो वाटर में होता है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मिलते हैं। तो इस वजह से अल्टीमेटली बीओडी जो है वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वाटर की वो भी रिड्यूस हो जाए। तो इस तरह से ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वाला पार्ट था। इसमें जो लास्ट वाला पार्ट है वो है टर्शरी ट्रीटमेंट। लास्ट वाला जो पार्ट है वो है टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होगा फिर, तो BOD of wastewater is reduced, so it is passed into settling tank। तो BOD जो है पिछले वाले स्टेप में वो रिड्यूस हो गया, तो BOD रिड्यूस होने की वो मतलब वेट करते हैं BOD रिड्यूस होने का। तो एक बार अगर पूरा का पूरा वाटर में से ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, अगर पूरा का पूरा ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया तो उसका मीनिंग जो है वो ये होता है कि ऑल ऑर्गेनिक मैटर इज डाइजेस्टेड। इसका मीनिंग ये होता है, मतलब हम ऑर्गेनिक मैटर को मेजर नहीं कर सकते पर हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो है वाटर में से कुछ केमिकल टेस्टिंग करके कर सकते हैं। तो अगर वाटर में अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं रहा तो इसका मीनिंग होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पूरे का पूरा डाइजेस्ट हो गया, उसका मीनिंग ऐसे होता है। तो ये जो है ये क्यों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर क्यों करना है और पूरी तरह रिड्यूस क्यों होने देना है, इसका मीनिंग होता है कि ऑल ऑर्गेनिक मैटर इज बी डाइजेस्टेड। तो ये जो वाटर है ये फिर सेटलिंग टैंक में डाला जाता है। तो ये जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है या सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पास किया हुआ जो इफ्लुएंट है वो डाला जाता है सेटलिंग टैंक। तो हियर बैक्टीरिया फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेटल। तो अभी देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया के फ्लॉक्स तैयार हुए थे जो कि एरिएशन टैंक में सॉरी बैक्टीरिया के फ्लॉक्स तैयार हुए थे और ये जो बैक्टीरिया के फ्लॉक्स है ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर रहे थे और ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर रहे थे तो ऑक्सीजन का भी यूज कर रहे थे। तो ऑक्सीजन का यूज करने से वाटर में जो ऑक्सीजन था उसकी लेवल कम हो रही थी और हमको टेस्टिंग में समझ में आएगा कि अगर वाटर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो है वाटर में अगर कम हो रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर भी उतनी मात्रा में डाइजेस्ट होगा। तो समझो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। अभी बचा क्या, तो अभी बचा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो प्राइमरी प्लांट में दो सब्सटेंस थे, प्राइमरी प्लांट में एक था माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा था ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर ऐसे दो तरह के सब्सटेंस थे। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डाइजेस्ट कर लिया एरोबिक बैक्टीरिया ने।
डाइजेस्टेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया। अभी बचा ये दूसरा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नष्ट या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। तो यहाँ पे सेकंड और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बचा है, और इसके बाद ये जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया था ये भी बचा है। तो हमें अभी इन दोनों को निकालना है। इन दोनों को निकालना है तो ये जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है सेटलिंग टैंक में डालना है। सेटलिंग टैंक में डालने के बाद ये नीचे बैठ जाएगा ऐसे। नीचे बैठ जाएगा और ऊपर सुपरनेटेंट वाटर रह जाएगा। तो इस तरह से ये होगा। तो सेडिमेंट इज नाउ कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। ये जो सेडिमेंट है नीचे बैठा हुआ जो फ्लॉक्स है, ये फ्लॉक्स है। तो ये सेडिमेंट जो है इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। तो स्मॉल पार्ट ऑफ दिस इज पास्ड बैक इनटू एरेशन टैंक। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ये इसका जो स्मॉल अमाउंट है वो जाता है एरिएशन टैंक में। सेकंड स्टेप में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के एरिएशन, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो हमने किया था सेकेंडरी ट्रीटमेंट के एरिएशन टैंक में क्यों डालना है? क्योंकि ये जो फ्लॉक्स है ये फ्लॉक्स वहां पे और बैक्टीरिया तैयार करेंगे और बड़े ग्रो होंगे। क्योंकि हमको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये जो बैक्टीरिया है उनको बढ़ाना है, एरोबिक बैक्टीरिया को, वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा जैसे हम डालते हैं दूध में दही, उस तरह से यहाँ पे जो एक्टिवेटेड स्लज वाला पोर्शन है स्मॉल अमाउंट में उसमें डालेंगे, और उसमें डालने से एरिएशन करने के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में और ज्यादा ग्रोथ होगी और वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा। तो इसका जो लार्ज वाला अमाउंट है वो लार्ज वाला जो अमाउंट है वो मेजर पार्ट जो है वो पंप आउट किया जाता है इसमें अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। पंप्ड आउट कहाँ पे पंप आउट किया जाता है? अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में पंप आउट किया जाता है। So in this time anaerobic bacteria grows and digests the bacteria and fungi in sludge. तो ये जो अनएरोबिक डाइजेस्टर है स्लज डाइजेस्टर, इसमें क्या होगा कि ये जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है वो ये स्लज में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो एरोबिक है। स्लज में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, देखो ये फ्लॉक्स में जो ग्रो हुए थे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वो फंगस या बैक्टीरिया होंगे तो वो एरोबिक होंगे, उनको एयर की जरूरत होगी। तो उसमें से जो छोटा पोर्शन है वो फिर से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टैंक में डालेंगे, जिससे कि उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में और ज्यादा उसकी ग्रोथ होगी और वो ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे या डाइजेस्ट करेंगे। और उसका जो लार्ज वाला पोर्शन है वो कंपाउंड करेंगे एरोबिक, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट हमको डिस्ट्रॉय करना है, स्मॉल वाला अमाउंट हमको और ग्रोथ करके सेकेंडरी ट्रीटमेंट में और फ्लॉक बनाने हैं। और वो क्यों बनाने हैं? क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमको जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डाइजेस्ट करना है। ओके, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। वो फ्लॉक से बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सब कुछ, पर मैंने
एक डायग्राम से अच्छे से मैं समझा दिया है। और डेफिनेटली आप बुक अगर सामने रखोगे और ये मेरा जो वीडियो है वो देखोगे या प्रोसेस पूरा समझोगे तो आपको डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ जाएगा और डायग्राम से पूरा का पूरा 100% दिमाग में छप जाएगा। तो ये जो लार्ज अमाउंट है वो हमको डिस्ट्रॉय करना है। ये पंप आउट किया जाता है एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। उसमें होते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया। अनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया के जो फ्लॉक्स है उसको खा जाते हैं, इन द सेंस डाइजेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे होता है डाइजेशन एरोबिक बैक्टीरिया। तो इस तरह से एरोबिक बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा। एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट हो चुके हैं। ओके, तो ड्यूरिंग द अनएरोबिक, तो ये जो रिएक्शन होती है अनएरोबिक बैक्टीरिया जब एरोबिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं तो गैसेस तैयार होते हैं जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होते हैं इस रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन में अनएरोबिक बैक्टीरिया जब डाइजेस्ट करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया को तो बहुत सारे अलग अलग तरह के गैसेस तैयार होते हैं जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इफ्लुएंट जो है ये प्लांट से अनएरोबिक स्लग डाइजेस्टर से इफ्लुएंट मतलब ऊपर ऊपर का जो वाटर होता है उसको क्लोरिनेशन किया जाता है। ओके, तो इसमें से ये डाइजेशन होने के बाद इसमें से जो बचता है वो इफ्लुएंट का होता है क्लोरिनेशन और क्लोरिनेशन के बाद वो जो वाटर है वो रिवर में छोड़ दिया जाता है। वाटर रिलीज्ड इनटू रिवर, वाटर रिलीज इनटू रिवर। ओके, तो ये जो क्लोरिनेशन है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है। तो डाइजेस्टिव स्लज इज देन डिस्पोज। तो ये जो स्लज है डाइजेस्टिव स्लज, ये यहाँ पे जो डाइजेशन होगा ये इसका ये डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी तो प्रोसेस। ओके, इस तरह से हमने पूरी की पूरी प्रोसेस सीखी। तो ये जो है ये वेस्ट वाटर है वो स्क्रीनिंग किया जाता है, पहले हीट चेंबर में डाला जाता है। उसके बाद ये जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट रिमूव द हेवी सॉलिड, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल रिमूव किए जाते हैं, वो एरिएशन टैंक में डाला जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ये एरिएशन टैंक में डालने के बाद जो ट्रीटेड इफ्लुएंट है वो वाटर रिसाइकल किया जाता है। ये अनएरोबिक बायोरिएक्टर में डाले जाते हैं, लास्ट वाला स्टेप और स्लज केक इज डिस्ट्रॉयड ऑफ और डाइजेस्ट ऑफ। इस तरह से ये फ्लो डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हो। तो इस तरह से हमने सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो कंप्लीट किया। तो इसमें कुछ क्वेरीज होंगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आप मुझे कुछ क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो मेरा जो नंबर है या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।